नमस्ते। अक्सर हम इतिहास में गोल्डन एज या स्वर्ण युग जैसे शब्दों के बारे में सुनते हैं। आज हम भारत के एक ऐसे ही बहुत मशहूर दौर की कहानी में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई उतना सुनहरा था जितना हमें बताया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसी भी दौर को गोल्डन एज बनाता क्या है। ये सिर्फ एक तारीखों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये एक पड़ताल है, ये जानने की कि इस चमक के पीछे क्या कोई परछाई भी छिपी हो सकती है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बाद ना भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम था, एक बिखराव का दौर जिसे कई इतिहासकार डार्क एज भी कहते हैं। लेकिन फिर लगभग 319 सीई में सीन पर एंट्री होती है गुप्त साम्राज्य की। इन्होंने नॉर्थ इंडिया को फिर से एक किया और एक ऐसे युग की शुरुआत की जो स्टेबिलिटी और ब्रिलियंस से भरा था। तो भाई, इस शानदार युग को बनाने वाले कौन थे वो आर्किटेक्ट्स जिन्होंने इसकी नींव रखी? चलिए जानते हैं। इस एम्पायर के 3 मेन पिलर्स थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने स्मार्ट तरीके से शादियां करके अपनी पावर को कंसोलिडेट किया। फिर आए उनके बेटे समुद्रगुप्त, एक जबरदस्त योद्धा जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और फिर आए इस वंश के सबसे चमकते सितारे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम सब विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इनके ही दरबार में कला और साहित्य अपने पीक पर। देखिए, एक बात तो पक्की है, जब भी किसी देश में शांति और स्थिरता आती है ना, तो वहाँ का कल्चर, आर्ट और साइंस अपने आप खिल उठता है। और गुप्त काल में तो वाकई कमाल ही हो गया। चलिए देखते हैं कि किस तरह का जीनियस हमें इस दौर में देखने को मिलता है। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में बिना किसी सुपर कंप्यूटर के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू इतनी सटीक कैलकुलेट की थी। ये उस वक्त के हिसाब से एक माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैथ्स को हमेशा के लिए बदल देने वाला जीरो यानी शून्य का कॉन्सेप्ट, वो भी इसी युग की देन है। आप सोच सकते हैं, एक ऐसा आविष्कार जिसने दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया। ये दौर सिर्फ साइंस का नहीं था, लिटरेचर भी अपने शिखर पर था। महाकवि कालिदास, जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने क्या खूब लिखा है। चंद्रमा भले ही उस पर ग्रहण लग जाए, अंधकार द्वारा निगला नहीं जा सकता। ये लाइन उस दौर की पॉजिटिव सोच को, उस उम्मीद को दिखाती है। और उपलब्धियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। एस्ट्रोनॉमी में यह साबित करना कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, दिल्ली का वो मशहूर आयरन पिलर जिस पर आज तक जंग नहीं लगा, नालंदा जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की स्थापना और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों को उनका फाइनल रूप देना, इन सब वजह से ही गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। पर क्या हर चमकती चीज सोना होती है? चलिए अब इस सुनहरी तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं, जहां हमें कुछ दरारें भी दिखाई देती हैं। और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, जब हम किसी युग को गोल्डन एज कहते हैं, तो आखिर ये गोल्डन था किसके लिए? क्या इसकी चमक समाज के हर तबके तक, हर इंसान तक पहुंच रही थी? और यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, इसका विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ जहां कला और विज्ञान आसमान छू रहे थे, वहीं दूसरी तरफ समाज और ज्यादा कठोर होता जा रहा था। जाति व्यवस्था पहले से ज्यादा सख्त हो गई, छुआछूत जैसी बुराई बढ़ने लगी और महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक बड़ी वजह थी भूमि अनुदान यानी लैंड ग्रांट्स की पॉलिसी। राजाओं ने ब्राह्मणों और मंदिरों को जमीनें दान में देना शुरू किया, और सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि उस जमीन पर शासन करने का हक भी। धीरे धीरे इससे केंद्र में बैठे राजा की ताकत कमजोर होती चली गई। गुप्त काल में जो बीज बोए गए थे, उसकी फसल हमें राजा हर्षवर्धन के समय में साफ दिखाई देती है। और यहीं से भारत एक नए दौर यानी सामंती युग की तरफ बढ़ने लगता है। ये तुलना देखिए, आपको सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा। जहां गुप्तों के टाइम में व्यापार फल फूल रहा था, सोने के सिक्के चल रहे थे, वहीं हर्ष के आते आते व्यापार में गिरावट आई, सिक्कों की कमी हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी कैश से शिफ्ट होकर पूरी तरह लैंड ग्रांट्स पर डिपेंडेंट हो गया, मतलब पूरी तरह से फ्यूडल। अगर आपको आंकड़ों पर यकीन नहीं, तो 2 चीनी यात्रियों के अनुभव सुनिए। फाहियान, जो गुप्त काल में भारत आए, उन्होंने लिखा कि लोग खुशहाल हैं, सजाएं बहुत हल्की हैं। और फिर कुछ सदियों बाद आए ह्वेनसंग, राजा हर्ष के समय में। उन्होंने क्या देखा कि डकैती एक आम पेशा बन गई है, और तो और उन्हें खुद भी लूट लिया गया था। ये जमीन आसमान का फर्क था। तो इस पूरे बदलाव को, इस पूरे शिफ्ट को, साम्राज्य से सामंतवाद तक के सफर को और आसानी से कैसे समझा जाए? चलिए एक मॉडर्न सी एनालॉजी लेते हैं।
सोचिए, एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है। मौर्य साम्राज्य एक सेंट्रलाइज्ड कॉरपोरेशन की तरह था, जहां सीईओ यानी राजा हर ब्रांच ऑफिस को सीधे कंट्रोल करता है। फिर आया गुप्त साम्राज्य। ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा था। सीईओ ब्रांड का मालिक है, पर रीजनल मैनेजर्स को काफी आजादी है। और आखिर में आया हर्ष का जमाना। अब क्या हुआ? कंपनी ने अपने मैनेजर्स को सैलरी की जगह कंपनी के स्टॉक यानी जमीन देना शुरू कर दिया। नतीजा, ये मैनेजर्स इतने पावरफुल हो गए कि वो कभी भी अपनी अलग कंपनी खोल सकते थे। और बस यहीं से सामंतवाद के सिस्टम की शुरुआत हुई। तो घूम फिरकर हम अपने पहले सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या एक ऐसा गोल्डन एज जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए यानी एलीट क्लास के लिए सुनहरा हो, उसे पूरी सभ्यता का गोल्डन एज माना जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को देखने और महानता को परिभाषित करने के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। सोचने वाली बात है ना?